अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाली मैंडेट पर आई हुकूमत जिस तरह से पीटीआई पर जुल्म सितम कर पीटीआई के अरकान को प्रेशराइज करके उन्हें ब्लैकमेल करके गैर कानूनी और गैर आईनी तरमीम करने की कोशिश कर रही है। इस पर हामिद बीर ने बताया कि वो पीटीआई पर ही नहीं बल्कि मौलाना फजलुर रहमान को भी प्रेशराइज कर रहे हैं और किस तरह से उन पर प्रेशर डाला गया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अमीर साहब, नियत क्या है इस वक्त? क्या हम ये इसलिए कर रहे हैं ये जुडिशल पैकेज ताकि अदलिया को मजबूत करें, उनको मजीद आज़ादी दें, पार्लियामान को भी साथ साथ मजबूत करें, या अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश है? आज जमहूरियत का आलमी दिन है ना। जी जी, मैंने आपको मुबारकबाद भी दिया था साथ। तो देखिए, डेमोक्रेसी के आलमी दिन की मुनासबत से थोड़ी सी गुस्ताखी की जुर्रत करते हुए मैं बड़े मुअद्दबाना अंदाज में अर्ज़ करूँगा कि ये जिस तरीके से सैटरडे और संडे वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक हमने पूरी कौम के सामने पार्लियामेंट और उसके अरकान को एक तमाशा बनाया हुआ है कि वो सुबह से लेकर शाम तक इतवार के दिन बैठे हुए हैं और एक्टिविटी सारी पार्लियामेंट से बाहर हो रही है और वो बेचारे बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि अभी हुक्म आएगा और हमने यस 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 करना है। ठीक है, पार्लियामेंट में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है उस पर एक डिबेट होती है, आईनी तरमीम पे उसकी डिस्कशन होती है कि ये क्यों आ रही है, इसका क्या मकसद है, इसका क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, वो उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं है। यानी कि आज मुझे इतने लोगों ने पूछा है कि ये बताएं कि ये जो आप आईनी तरमीम लगे हुए हैं ये है क्या, किसी को पता ही नहीं। और जिनके पास हुकूमत के वफूद जा रहे हैं उनको भी नहीं बताया जा रहा। यानी मैंने आपको बताया कि जब प्राइम मिनिस्टर ने अख्तर मैंगल को फ़ोन किया तो अख्तर मैंगल ने कहा मुझे मुसवदा तो भेज दें। हाँ। नहीं भेजा उन्होंने मुसवदा। क्यों खुफिया रख रहे हैं सर? अच्छा। ये तो मजबूती के लिए, तो जमहूरियत की मजबूती के लिए कर रहे हैं, तो खुफिया क्यों रख रहे हैं? जो अभी तक तफसीलात सामने आई हैं, बड़े ही मैं मुअद्दबाना अंदाज में ये कहूँगा, ऐसा लगता है कि एक साहब हैं, उनको एक नौकरी की ज़रूरत है, उनकी नौकरी की मुद्दत ख़त्म हो रही है, वो बज़ाहिर कह रहे हैं नहीं मुझे तो नहीं नौकरी चाहिए, मैं तो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, लेकिन ये सारे की सारी एक्टिविटी जो है इसका मकसद क्या नज़र आता है? उन साहब के लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना के उनको उसका हेड बना दिया जाए। अच्छा, क्योंकि जो 65 से 68 साल वाली उम्र का मामला था वो तो याज अकबर हमारे जो नुमाइंदे उन्होंने बताया शायद वो तो इस मसवदे में नहीं है। हाँ, तो वो तो फिर चैप्टर क्लोज नहीं हो गया? नहीं, लेकिन बाज़ इतलात के मुताबिक हाँ। वो है अभी उसमें अनसर्टेनिटी है ना। यानी कि फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोड की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? इसलिए कि मैंने खुद हुकूमत की एक बहुत ही आला शख्सियत जिन्होंने मौलाना साहब से मुज़ाकरात किए और जो कुछ मुझे मौलाना से तफसील मिली, मैंने काउंटर चेक करने के लिए जब उनसे बात की कि आपने मौलाना साहब ये बात की, हाँ। तो उन्होंने कहा मौलाना साहब ने इस पर बहुत एतराज़ किया था तो हमने वापस ले लिया। और वो तो असेंबली के फ्लोर में भी उन्होंने कहा कि किसी भी शख्स की एक्सटेंशन के हवाले से हाँ। हमें या ओहदे की एक्सटेंशन पे हमें नहीं वो करना चाहिए। लेकिन एक और अहम जो इसमें मामला है, एक तो खबर भी दे दें कि लॉ मिनिस्टर अपने वक्त के साथ जो है इस वक्त प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से मिलने गए हैं और उनको फिर वो कॉन्फिडेंस मिलेंगे कि हम इस तरमीम में क्या करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात जो अब सामने आ रही है वो इसमें है, इस तरमीम में जराए के हवाले से, कि 5 जजेस का पैनल होगा, टॉप 5 जजेस, उसमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। देखिए ना, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि किसी एक बंदे की नौकरी का बंदोबस्त करना है और दूसरे को किसी को चीफ जस्टिस बनने से रोकना है। और इसमें हमें टारगेट नजर आ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, और वो जजेस आपको टारगेट क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक खत लिखा था और प्रॉब्लम नजर आ रही है। अब इसमें आप देखें कि आप अभी तक तकरीबन 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 26 के करीब हो चुकी हैं। इसमें से जो अक्सर अमेंडमेंट्स हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में भी हुई और बाद में भी होती रही, वो अक्सर अदलिया के इख्तियारात, जजेस की उम्र और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हैं। हर हुकूमत ये कोशिश करती है, दो काम करती है हर हुकूमत, कि आर्मी चीफ उसकी मर्जी का लग जाए और चीफ जस्टिस उसकी मर्जी का आ जाए। ये काम हर हुकूमत कोशिश करती रही है और नाकाम होती है, और उसको अपनी हुकूमत बचाने में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं होती। मतलब वो पहले साल सर ख्वाब भी होता है कि 10 साल कैसे, हम 5 तो गुजार लो, 10 कैसे पूरे करें हम। नंबर गेम के हवाले से बात कर लेते हैं। मामला मौलाना फजलुर रहमान साहब की वजह से ही रुका हुआ है और क्यों हुकूमत भी उनको अब तक कन्विंस नहीं कर पाई है और पीटीआई भी नहीं कर पाई है कन्विंस। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना, एक इस वक्त तासुर ये पाया जा रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है दोनों ही उनके दर पे हाजिरियां दे रहे हैं और मौलाना साहब इस वक्त बड़ी एक मजबूत पोजीशन में है। सूरत हाल ऐसे नहीं है। मौलाना साहब को बहुत प्रेशराइज किया गया है और मौलाना साहब अभी तक जो काबू नहीं आ रहे, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मौलाना साहब को एक बैरूनी मुल्क की हुकूमत से प्रेशर कराया गया और मौलाना ने वो जो प्रेशर है उनको तो कुछ नहीं कहा, उनके साथ तो वो ऐसी वैसी बात नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने प्रेशर करवाया उनको फिर मौलाना साहब ने ये मैसेज दिया कि जब बुरा वक्त था तो आप लोगों ने मेरे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। अब आप कभी मेरे पास आसिफ जरदारी साहब को भेजते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब आते हैं और अब आपने ये काम करवा दिया, तो ये जो कुछ आपने किया उससे पहले सोचना था ना, करने से पहले।
तो उसके बाद फिर मौलाना साहब ने अपनी जो पार्टी की शुरा का जो इजलास है उसमें ये सारी बातें रख दी। उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता ना कि मुझे आप प्रेशर कराएं और मैं आपकी सारी बातें। उन्होंने अपनी पार्टी से कहा जी आप बताएं क्या करना है। पार्टी ने कहा नहीं, आप इनसे मुसवदा मांगे, इनसे पूछें कि आप कौन सी तरमीम क्यों करवाना चाहते हैं और उसकी बैकग्राउंड बताएं। तो 3-4 दिन तो इसी में गुजर गए। आपको याद है मौलाना साहब के साथ पहली मुलाकात आसिफ जरदारी साहब ने जी काफी दिन पहले की, फिर उसके बाद हफ्ते शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की, फिर उसके बाद तवातर के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और अब पिछले चंद दिनों के दरमियान भी मौलाना बार बार जो है मुसवदा मांगते रहे। तो मुसवदा भी जो है वो उनके साथ पूरी तरह शेयर नहीं किया गया। तैयार ही नहीं हुआ है अभी तक, या तैयार है दिखा नहीं रहे। कुछ चीजें उनको बताई गई हैं मौलाना साहब को और मौलाना साहब ने कुछ चीज़ों पर एतराज़ किया और वो मेरी इतला के मुताबिक वो वापस ले ली गई। इस पर जो मौलाना साहब के पार्टी के अंदर भी कुछ लीगल एक्सपर्ट्स हैं, तो उन्होंने मौलाना को कहा कि ये वैसी ही तरमीम है जैसी कि 1976 में भुट्टो साहब लेके आए थे, 6th अमेंडमेंट, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है उसमें तब्दीली की गई थी। और उस वक्त भी कोशिश यही थी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनको आगे पीछे करके उनकी उम्र को ऊपर नीचे करके तो हुकूमत जो है वो मज़ीद 5 साल चल जाएगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद जो हुआ वो आपके सामने है। तो इसमें मौलाना साहब जो हैं वो उन्होंने पीटीआई को भी एतमाद में लिया है। अब पीटीआई वालों से वो पूछते हैं कि आपके पास क्या खबर है, वो मौलाना से पूछते हैं आपके पास क्या खबर है। फिर इसमें एक और जो किरदार आ गया है वो सिर्फ सेनेट में 2 सीटों वाले अख्तर मैंगल साहब हैं। जी जी। उनको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद फ़ोन किया और जब शहबाज शरीफ साहब ने उनसे कहा जी कि आप हमारे पे मेहरबानी करें और ये 2 वोट हमें दे दें, तो उन्होंने कहा जी कि ये जिन 2 सेनेटर्स के वोट आप मांग रहे हैं, आपको पता है पहले आपने इनके घरों पर रेड्स करवाई हैं, इनके खिलाफ इनको धमकियां दी हैं, प्रेशर इस्तेमाल किए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने लाइल्मी जाहिर की। फिर इसहाक डार साहब उनके पास गए, डार साहब ने कहा जी आप हमारे पे एहसान करें, मेहरबानी करें। तो उन्होंने कहा ठीक है आप भी मेहरबानी करें और जो 2 वोट चाहिए आपको, उसके बदले में आप 2000 मिसिंग पर्सनस रिलीज़ कर दें, मैं वोट आपको दे दूंगा। और उन्होंने मिसाल दी कि 2019 में भी आप लोगों ने इसी तरह जब मिलकर सब ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए पार्लियामेंट से एक कानून मंजूर करवाया था, तो उस वक्त भी मैंने इसी तरीके से वोट दिया था, मैंने कुछ मिसिंग पर्सनस रिलीज़ करवाए थे और मैंने वोट दे दिया। तो आप अभी भी ऐसे कर लें। सही। फिर अख्तर मैंगल साहब को फिर कहीं और से कांटेक्ट किया गया और उनसे कहा गया कि जी ये ज़रा लंबा मामला है, फ़िलहाल वोट दे दें, ये बाद में आपका 2000 लोगों की जो रिहाई का मामला बाद में देख लेंगे, लेकिन वो अभी तक माने नहीं है। तो ऐसा लगता ही है कि हुकूमत का होमवर्क पूरा नहीं था। कहीं से कहा गया था जी कि सब ठीक है, आप बुला लें इतवार के दिन आईनी अमेंडमेंट के लिए, लेकिन जब सारे आ गए तो पता चला कि होमवर्क पूरा नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने अभी 1 मिनट पहले ये कहा है कि हमें अभी भी उम्मीद है कि फजल रहमान साहब हमारे साथ खड़े रहेंगे। जो आपने बात की कि उनको एक पैगाम आया था, मेरी इत्तला ये कि पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा को उन्होंने ये कहा था कि मुझे बिल्कुल पैगाम आया लेकिन मैंने इनकार कर दिया। ये फजल रहमान साहब जो देखिए मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, पैगाम नहीं आया था, उनके पास बाकायदा उनकी मुलाकात हुई थी और उसमें जो उसकी डिटेल्स हैं मेरे पास मौलाना साहब के जरिए तो नहीं आई, लेकिन हुकूमत की कुछ शख्सियात जो हैं वो बड़ी उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं कि बड़े उनको ऐसी शान बेनियाजी थी कि वो मौलाना तक कम कर लिया सी, यानी कि मौलाना को पता चल गया कि ये जो मेरे साथ मुलाकात हुई है उसके बाद ये लोग मेरे बारे में ये बातें करेंगे, इसका काम कर दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम लोगों ने मुझे ये समझा हुआ है कि मुझे तुम किसी गैर मुल्की शख्सियत से प्रेशर कराओगे तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा, लिहाजा वो नहीं माने। इसकी वजह से अब नवाज शरीफ साहब को भी उनके घर आना पड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान पर बैरूनी ताकतों की तरफ से प्रेशर डलवाया गया ताकि मौलाना फजलुर रहमान इस गैर आईनी तरामीम पर अपनी पार्टी को वोट के लिए कहें। बहुत सारे इश्यूज पर मौलाना फजलुर रहमान पर प्रेशर डालकर उन्हें डराया और धमकाया गया, जबकि मौलाना फजलुर रहमान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरह के गैर कानूनी गैर आईनी तरामीम पर अपना वोट ना डालें। न सिर्फ जाली मैंडेट पर आई हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान पर प्रेशर डाल रही है, बल्कि साथ ही साथ उनके पांव भी पड़ रही है। अगर किसी न किसी वजह से मौलाना फजलुर रहमान प्रेशर की वजह से ना माने तो फिर वो उनके पांव पड़ के उन्हें मना ले। नाज़िम मौलाना फजलुर रहमान के भी मफादात सबके सामने हैं। जब उनको ओहदों के लालच दिए जाते हैं, उनको इस तरह की ऑफर्स करवाई जाती हैं, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान को देखकर भी ये लगता है कि वो थोड़ा सा डगमगा रहे हैं। जबकि पीटीआई की क़यादत का ये कहना है कि उन्हें पूरा यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान ऐसी सिचुएशन में अवाम का साथ देंगे और कानून आइन का साथ देंगे और गैर आईनी तरामीम जो जाली तरीके से करवाई जा रही हैं उसका साथ हरगिज नहीं देंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के साथ जाली मैंडेट पर आई हुकूमत की मीटिंग अभी तक जारी है और मौलाना फजलुर रहमान को प्रेशराइज किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है और साथ ही साथ पांव भी पड़ा जा रहा है ताकि मौलाना फजलुर रहमान किसी न किसी तरह से उनकी बात के लिए मान जाए, या प्रेशर में आकर मान जाए या फिर उनके तरले मिनटों से ही मान जाए।
या फिर दूसरा तरीका वो डरा धमकाकर किसी न किसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान को अपने साइड पर मना ही लेंगे। अब देखना यह है कि मौलाना फजलुर रहमान किस हद तक साबित कदम रहते हैं या फिर इस जाली मैंडेट पर आई हुकूमत के साथ मिल जाते हैं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।